ड्रामा सीरियल टाइफून फैमिली 1997 में हुए कोरिया IMF क्राइसिस पर बनाया गया है। ड्रामे की शुरुआत में हमें टाइफून ट्रेडिंग कंपनी दिखाई जाती है जिसके CEO होते हैं कांग जिन यंग, जो कि हमारे मेन लीड कांग ताेपंग के फादर होते हैं। आज उनके यहाँ MBS मीडिया इंटरव्यू लेने आई होती है बिकॉज आफ्टर 26 ईयर्स उनकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी थी कि वो सिंगापुर और दूसरे कंट्रीज से इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रही थी। इस कंपनी के मैनेजर थे गु माजिन, असिस्टेंट मैनेजर बेसंग चंग, डायरेक्टर कु म्योंग ग्वान और इधर ही हमारी मेन लीड ओ मी सियोन भी काम करती थी। और ये लोग सब इंटरव्यू में बताते हैं कि हम किस तरह इधर मेहनत करते हैं, सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी बेहतर बनाने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं MBS मीडिया एक बहुत बड़े क्लब के बाहर इंटरव्यू ले रही होती है और वो बोल रहे होते हैं कि अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे यहाँ पर आके पैसा ज़ाया करते हैं। फिर इधर ही कांग ताेपंग का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो और उसके दोस्त उल्टी सीधे बातें कर कर अंदर चले जाते हैं। क्लब में बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल होते हैं सारी तवज्जो इन पर ही चली जाती है। DJ भी इनका इस्तकबाल करता है और इनको अपूजंग बॉयज़ कह के बुलाता है क्योंकि ये लोग यहीं पले बड़े थे। और फिर ये लोग भी डांस करने लग जाते हैं। डांस करने के बाद जब रोमांटिक सॉन्ग्स प्लेस होने लग जाते हैं तो ताेपंग और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। जब ताेपंग अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें बहुत वियर्ड तरीक़ों के मैसेज आए हुए होते हैं जिनमें आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू ऐसे मैसेजेस होते हैं। तो वो बोलते हैं ये मुझे वियर्ड मैसेजेस कौन कर रहे हैं। वो फ़ोन देखते देखते ही एक कमरे में चला जाता है। एक लड़की यूरिम उसको देख के चीखने लग जाती है और कहती है ताेपंग ताेपंग और उससे आके गले लग जाती है। उस लड़की के बराबर में बैठा लड़का ह्यून जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और ताेपंग को कुछ बुरा भला कहने लग जाता है और उसके ऊपर गिलास भी फेंक के मारता है जिसकी वजह से ताेपंग का मुंह छिल जाता है। लेकिन फिर भी ताेपंग शांति से वहाँ से जाने लग जाता है तो वो ह्यून जिन उठ कर आता है और वेटर को बहुत ज़ोर ज़ोर का पीटने लग जाता है। ये देखकर ताेपंग उसको रोकने आता है तो वो उसको बहुत ज़ोर की चेयर मार देता है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है और उसकी शर्ट को गंदा कर देता है जो शर्ट बहुत महंगी थी। ये देख के ताेपंग को और गुस्सा आ जाता है और ताेपंग और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में ताेपंग का दोस्त नामो भी उनसे लड़ने लग जाता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं। लेकिन इतने में लड़ाई मज़ीद आगे बढ़ जाती है और वो पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में ताेपंग और नामो बैठे हुए होते हैं तब उनकी फैमिलीज़ वहाँ आ जाती हैं। नामो की अम्मी बहुत गुस्से में होती हैं और वो नामो को पीटने लग जाती हैं। ताेपंग की अम्मी उसको देख रही होती हैं क्योंकि उसके सर से खून निकल रहा होता है। इतने में ही ताेपंग के फादर कांग जिन यंग भी वहाँ आ जाते हैं लेकिन वो आते ही ह्यून जिन के पापा से सॉरी करते हैं। ये देखकर ताेपंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो लड़ाई स्टार्ट की ही नहीं थी, वो तो ह्यून जिन की तरफ से ही स्टार्ट हुआ था। बाहर आकर भी कांग जिन यंग ह्यून जिन के पापा से माफ़ी मांगते हैं और ताेपंग को डांटते हैं जिस पे ताेपंग सार्केस्टिकली हंसते हुए अपने पापा से पैसे मांगता है। कांग जिन यंग ये देखकर अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं और ताेपंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है। गुस्से के जाने के बाद वो एक ट्रेन स्टेशन पर आता है और इंक्योन स्टेशन का टिकट लेकर चला जाता है। दरअसल दिखाते हैं कि उसका एक कल्टीवेशन की जगह है जहाँ पे वो फ्लावर कल्टीवेट करता है जो कि बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं और वो रात तक वहीं पर काम करता रहता है। दूसरी तरफ ही हमें ओ मी सियोन को दिखाया जाता है जो कि एडमिशन लेने आई होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स में, लेकिन उसकी सीट फिल हो चुकी होती हैं तो वो लोग उसको अर्थ साइंस में ही ऐसे ही डाल देते हैं जिसको देखकर मी सियोन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो इसमें कैसे पढ़ाई करेगी। अपनी फ्लावर वाली जगह में रात भर काम करने के बाद ताेपंग बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो अपने वहाँ से चल जाने के लिए सुबह निकल रहा होता है तो उसे अपने खूबसूरत फ्लावर पे नज़र पड़ती है और वो अपने फ्लावर्स लेकर ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहीं पर ही उसके आगे हमारी ओ मी सियोन भी खड़ी हुई होती हैं लेकिन ताेपंग जो होता है वो नींद में झूल रहा होता है ट्रेन स्टेशन पर, जिस वजह से वो बार बार ओ मी सियोन के ऊपर भी गिर रहा था जिससे ओ मी सियोन थोड़ी नर्वस और अनकंफर्टेबल हो रही थी। फिर वो अंदर चले जाते हैं ट्रेन पे और ओ मी सियोन की नज़र उसी पर होती है क्योंकि वो खड़ा खड़ा झूल रहा होता है नींद से। फिर वो अपने आप को फोकस करने के लिए एक अंकल से न्यूज़पेपर लेके पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसकी नज़र
तेपंग परी होती है। तेपंग उसके सामने ही आके खड़ा हो जाता है और वो चुपके चुपके उसको देखने लग जाती है। फिर तेपंग उसको देखने लग जाता है। ये सीन बहुत अच्छा था और क्यूट था। फिर सियोल स्टेशन आते ही तेपंग वहाँ पर उतर जाता है। तेपंग के उतरते उतरते तेपंग के हाथ से एक फ्लावर गिर जाता है जो कि मियोन उठा लेती है। मियोन तेपंग का फ्लावर उठाकर अपने काम पर आ जाती है, यानी कि टाइफून ट्रेडिंग कंपनी में। दिखाते हैं कि कंग तेपंग अपने बेड पर सो रहा होता है और उसने अपने फ्लावर्स वेस्ट साइड टेबल के जार पर लगा दिए होते हैं। उसके पापा जिनयांग अंदर आते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा सो रहा होता है। दरअसल वो गिल्ट में होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। फिर वो बाहर आते हैं तो उनकी अम्मी बोलती है आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, उसको थप्पड़ मारना ही नहीं चाहिए था। तो बोलते हैं उसकी हरकतें भी तो ऐसी हैं, जॉब ना करता ना तो कुछ काम करता है। जिस पे अम्मी कहती हैं वो रात भर रात में देर से आता है, आप उसको एक गाड़ी भी दिला सकते हैं। लेकिन वो वहाँ से गुस्सा करके जाने लग जाते हैं। तो वो बोलती हैं देखें आपके बेटा रोज़ हमेशा आपके जूते चमकाता है। दरअसल जो तेपंग होता है वो हर रात को अपने पापा के जूते चमका के सोता था, यानी कि शू पॉलिश करके सोता था ताकि उसके पापा को अच्छा लगे। फिर उसके पापा अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो जा रहे होते हैं तो एक गाड़ी उनके ऊपर पानी उछालती हुई चली जाती है, जिससे उनके जूते गंदे हो जाते हैं। तो वो अपने जूते साफ़ कर लेते हैं। तेपंग की अम्मी उसको आकर जल्दी से उठाती है और कहती है देखो तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। वो फ़ोन देखता है तो उसके दोस्त नामू का फ़ोन होता है। वो उसे हड़बड़ाहट में बताता है तो उसे लगता है कि कुछ बुरा हो गया है। वो जल्दी से MBS मीडिया पहुंचता है और बोलता है क्या हो गया, तुमने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि हमारा जो दोस्त यून सॉन्ग है जो आके आज मेरे साथ इधर आने वाला था वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। तो तेपंग परेशान हो जाता है, कहता है कि हमें उसके घर जाके चेक करना चाहिए। लेकिन यामू बोलते हैं अब एक और मसला है कि तुम्हें मेरे साथ इस शो पर जाना पड़ेगा, जिस पे तेपंग उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो लोग उसे घसीट कर ले जाते हैं। दरअसल ये एक डेटिंग शो होता है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी बताते हैं। इसमें तेपंग ज़बरदस्ती हिस्सा लेता है और 4 कंटेस्टेंट लड़के होते हैं और 4 कंटेस्टेंट लड़कियाँ होती हैं। इन्हीं में हमारी मेन लीड की बहन छोटी ओ मीहो भी होती हैं और वो नामू को पसंद कर रही होती है। फिर तेपंग अपना गाना गाता है और सबको हैरान कर देता है और सारी लड़कियां उसको पसंद करने लग जाती हैं। ओ मी सियोन अपनी छोटी बहन ओ मीहू और एक छोटे भाई के साथ रहती है अपनी दादी के साथ, जिनको भूलने की आदत है। मीहू छुपके छुपके अपने घर से निकल रही होती है। इतने में मी सियोन आके उसे देख लेती है और कहती है अंदर चलो, तुम्हें अभी बहुत रात हो चुकी है। वो लोग अंदर चले जाते हैं और उससे उसके मॉक टेस्ट की तैयारी करवाने लग जाती है। दरअसल उसकी छोटी बहन के अभी पेपर्स चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उसे बाहर जाने से मना कर रही होती है। टाइफून ट्रेडिंग कंपनी को दिखाते हैं जिसमें ओ मी सियोन के पास फ़ोन आता है और उन्हें इटालियन कंपनी एक बहुत बड़ी डील देती है, जिससे वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन CEO कांग जिनयांग बोलते हैं कि ये काम करने में मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है और मेरा दिल भी नहीं मान रहा। इसमें वहाँ पर एक लेडी बोलती है कि नहीं, हमें ये करना चाहिए, इससे हमारी कंपनी और सक्सेसफुल हो जाएगी और हमें इसमें 100 मिलियन का बॉन्ड का भी फ़ायदा हो रहा है। तेपंग अपने फ्लावर गार्डन में बैठा हुआ होता है जब उसका दोस्त कहता है कि तुम अपने पापा को ये चीज़ें कब दिखाने वाले हो। उस पर वो बोलता है कि मैं बहुत जल्द अपने अब्बा को ये दिखा। तेपंग अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है, तब रास्ते में ह्यूनजिन और यूरिम उसे गाड़ी में मिलते हैं। ह्यूनजिन उसको देख के उसका मजाक उड़ाता है कि मैंने सुना है कि तुम डेटिंग शो में गए थे, जिसको सुन के यूरिम गुस्से से गाड़ी से उतरती है और कहती है कि तुमने तो डेटिंग से मना किया था, तो फिर तुम डेटिंग शो में क्यों गए। जिसमें तेपंग कुछ नहीं बोलता और ह्यूनजिन को देख के गुस्सा आ जाता है कि यूरिम जल्दी से कैसे उतरी। तो वो गाड़ी से उतर के यूरिम को लेने आता है और बदतमीज़ी करने लग जाता है, जिसमें तेपंग उसे रोकता है। तो गाड़ी में जाके बैठता है और गाड़ी उन पर चढ़ाने लग जाता है। तेपंग वहीं पर यूरिम के सामने खड़ा रहता है। ह्यूनजिन बोलता है कि यूरिम गाड़ी में बैठो वरना मैं तुम पे गाड़ी चढ़ा दूंगा, लेकिन तेपंग यूरिम के सामने खड़ा रहता है और वहीं से सीन कट के साथ बैठ जाता है। जब वो लोग दोस्त बात कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता चला यूनसोंग के साथ क्या हुआ। वो लोग पूरे बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी फैमिली पे बहुत सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं और वो लोग इस कंट्री से भाग चुके हैं। तो वो परेशान हो जाता है, वो अपने दोस्त यूनसोंग के घर चला जाता है। वो उसके घर के आसपास घूम रहा होता है, तब उसको कोई भागता हुआ नज़र आता है। वो उसके पीछे जाता है तो वो यूनसोंग होता है। वो यूनसोंग से पूछता है कि क्या हुआ। इसमें यूनसोंग बोलता है कि तुम मेरे से बात मत करो वरना तुम भी फंस जाओगे। तो वो बोलता है इसमें फंसने की कोई बात नहीं है और वो उसको अपने पॉकेट से सारे पैसे दे देता है और अपनी चेन वगैरह उसको दे देता है।
जब वो अपने दोस्त से मिलकर जा रहा होता है तो रास्ते में उससे अपने पापा एक सूप शॉप पे बैठे हुए मिलते हैं। वो अंदर जाने लग जाता है लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक जाता है और वहाँ से अपने पापा से बात किए बगैर निकल जाता है। कंग जिन यंग अपने ऑफिस में आके कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन कुछ महीनों तक आपकी तनख्वाहें आपको वक्त पर नहीं मिल पाएंगी क्योंकि हम लोग थोड़ा अभी फाइनेंशियल टाइट हो चुके हैं। इस पे सारे लोग बोलते हैं नहीं, आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है और हम आपका साथ ज़रूर देंगे। फिर कंग जिन यंग अंदर जाते हैं और उनके सर में बहुत दर्द होता है, वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और मिस यॉन उनको हॉस्पिटल लेके चली जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसके पापा बेहोश हो गए हैं तो वो टेपंग जल्दी से भागता हुआ हॉस्पिटल आता है और वो मिस यॉन से टकरा जाता है, लेकिन वो मिस यॉन को नहीं पहचान पाता, लेकिन वो पहचान जाती है। वो कॉल से देखती है लेकिन वो उसे सॉरी कह के चला जाता है। दिखाते हैं कि मिस यॉन एडमिशन टेस्ट के लिए एक जगह पर आ जाती है। ओ मिस यॉन का भाई और उसकी दादी बातें कर रहे होते हैं कि आज तो पक्का बारिश होने वाली है। मिस यॉन जो होती है वो कंग जिन यंग के लिए खाना तैयार कर रही होती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उसकी छोटी बहन मिहू आके बोलती है कि क्या तुम इतनी डिवोटेड हो अपनी जॉब को लेके? तो वो कहती है क्या तुम्हें याद नहीं है, उन्होंने ही तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस अदा की थी। जिस पर मिहू बोलती है इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। टेपंग अपने पापा के कमरे में आता है तो वो बेहोश होते हैं। टेपंग आके डॉक्टर से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ है और अभी ये कैसे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं तो अभी तो इनकी तबीयत स्टेबल है लेकिन हमें आगे का नहीं पता कि क्या होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि इनको इधर ही रखा जाए ताकि हम इन्हें मॉनिटर करते रह सकें। डॉक्टर चले जाते हैं और टेपंग अपने बाप की तरफ बैठ जाता है। फिर वो उसकी नज़र अपने बाप के जूतों पर पड़ती है जो कि गंदे हो रहे होते हैं, तो वो अपने कपड़े से अपने बाप के जूते साफ़ करने लग जाता है। टेपंग अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में होता है कि उतने में उसे उसके पेजर पे मैसेज आता है किसी का। वो मैसेज सुनता है तो उसमें बोला जा रहा होता है कि तुम्हारे दोस्त भी इधर ही हैं और ह्यूजिन ने यूरिम को भी इधर पकड़ लिया है और पीछे से यूरिम की चिल्लाने की आवाज़ भी आती है और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया है, तुम इधर आके हमारी मदद करो। ये सुनते ही टेपंग जो होता है वो घबरा जाता है और उसे अपने दोस्तों की मदद करने जाना होता है, तो वो हॉस्पिटल में अपना नंबर देके वहाँ से चला जाता है। बारिश हो रही होती है फिर भी मिस यॉन सीईओ कंग जिन यंग के लिए खाना पैक करके हॉस्पिटल में ले आती है। वो खाना रख रही होती है तब वो जाग जाते हैं और मिस यॉन को अपने पास बुलाते हैं। वो कुछ कह रहे होते हैं टेपंग के बारे में, लेकिन वहीं पर ही सीन एंड हो जाता है। जब टेपंग क्लब में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यह तो ह्यूजिन का एक प्लान था जिसमें वो फंस चुका था। जब वो यहाँ आता है तो ह्यूजिन, यूरिम और उसकी सारी गैंग जो होती है वो वहाँ पे मज़े कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसका कोई भी दोस्त मौजूद नहीं होता, तो उसे प्लान समझ आ जाता है। तो वो यूरिम से बोलता है क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ा के अच्छा लगा? तो वो लोग हंस के कहते हैं कि नहीं, अभी तो मजाक शुरू हुआ है और आज से तो तुम गरीब हो चुके हो। लेकिन फिर वहाँ पर नामू भागता हुआ आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपना पेजर चेक करो, उसमें हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहे हैं। तो वो भागता हुआ जाता है और टैक्सी में बैठता है, लेकिन ट्रैफिक जाम हो चुका होता है तो वो टैक्सी छोड़कर ही बारिश में भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ वो आके देखता है तो एक स्ट्रेचर पर लाश जा रही होती है और उसकी अम्मी रोती हुई आ रही होती हैं और उस पर उनके अब्बा का नाम लिखा हुआ होता है और अम्मी आके बहुत ज़ोर से उसे रोने लग जाती हैं और कहती हैं तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे? जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तुम अपने पापा के पास क्यों नहीं थे? तो वहीं पर ही खड़ा रह जाते हैं और अम्मी वहाँ बैठ के रोने लग जाती हैं। उसी टाइम टीवी पे दिखाते हैं कि खबरें चल रही होती हैं कि कोरिया की फाइनेंशियल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है और IMF क्राइसिस शुरू हो चुके हैं। और इधर ही हमारी एपिसोड 1 का एंड हो जाता है।